अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, हम लोगों ने ना ये डिस्कस किया था कि देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स विद डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। ठीक है, और इन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स में फिर जो है वो कन्फ्लिक्ट भी आ सकती है। लाइक हमने मैनेजर और शेयर होल्डर्स का डिस्कस किया, शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स का डिस्कस किया। इसी तरह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो एम्प्लॉइज़ के साथ भी जो है वो एम्प्लॉइज़ का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है और वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से उस तरह से अलाइन नहीं होता। लाइक एम्प्लॉइज़ हमेशा से चाहेंगे कि उनकी सैलरीज पर्क्स इंक्रीज करें। अगर हम उनकी सैलरीज पर्क्स इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली वेल्थ मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होगी। इसी तरह से कस्टमर चाहेगा कि उसको चीप चीज़ें मिलें और चीप चीज़ों के साथ साथ कस्टमर को जो है वो क्वालिटी वाली चीज़ें भी मिलें। तो ये कस्टमर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ अलाइन नहीं करता। इसी तरह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सोसाइटी एट लार्ज के साथ भी बहुत ज़्यादा सारी उस तरह से अलाइन नहीं करती। तो इन सब के सब पर्सपेक्टिव्स को हम थोड़ी सी डिटेल के साथ देखेंगे सब्सिक्वेंटली। अच्छा, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि वी फोकस ऑन स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन बिकॉज स्टॉक प्राइसेस आर इजीली ऑब्जर्वेबल। हम इजीली स्टॉक प्राइसेस को किसी भी टाइम पे जाके स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्राइस जो है वो कितनी है। ठीक है, और जो एफिशिएंट मार्केट होती है इसमें प्राइसेस जो हैं वो सारी की सारी जो हमारी लॉन्ग रन कंसिडरेशन ऑन द फर्म वैल्यू है उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रही होती हैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये है कि आपकी अगर मार्केट्स एफिशिएंट हैं, जो कि थ्योरेटिकली हम ये समझते हैं कि मार्केट एफिशिएंट है, तो हमारी प्राइसेस जो हैं वो मैनिपुलेटेबल नहीं होती। मतलब प्राइसेस हमेशा से जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको ट्रूली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट जो है वो कर रही होती है। तो इसी तरह से जो हमारी प्राइसिंग है दैट प्रोवाइड्स ए साउंड ग्रुप टू टेस्ट डिसीजंस ऑफ द फर्म। ठीक हो गया। तो अगेन द थिंग इज कि हम क्या कर सकते हैं, हम फर्म के डिसीजंस को टेस्ट करने के लिए भी स्टॉक प्राइसेस को देख सकते हैं, की तरफ देख सकते हैं। मतलब एक फर्म ने एक डिसीजन लिया है तो अगर वो डिसीजन जो है फर्म के इंटरेस्ट में या हमारी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में सही है तो हमारी स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव इजाफा होगा। अगर वो डिसीजन सही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो प्राइस है वो उस तरह से डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, तो बेस्ट केस सिनेरियो हमारे पास क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो ऑब्वियस सी बात है, ये है कि हम स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन करें और उसमें कोई भी शेयर होल्डर और मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी शेयर होल्डर बॉन्ड होल्डर या डेट होल्डर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मार्केट्स हमारी एफिशिएंट हो और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और उसकी बेस पे इन्वेस्टर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। एंड देयर आर नो अदर सोशल कॉस्ट और बेनिफिट्स। लाइक मार्केट की जो एक्टिविटी है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उससे जो है पोल्यूशन भी ना फैल रही हो, उससे किसी को किसी किस्म का सोसाइटी को एट लार्ज कोई नुकसान उस तरह से ना हो रहा हो। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सिर्फ शेयर होल्डर मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो शेयर होल्डर मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट में जो पावर ऑफ शेयर होल्डर है वो यहाँ पे मैटर उस तरह से करती है कि शेयर होल्डर्स के पास पावर हो। ठीक है, और शेयर होल्डर के पास पावर हो अल्टीमेटली कि वो मैनेजर्स का टर्नओवर डिसाइड कर सके, सिंपली मैनेजर्स को वो निकाल सके। ठीक है, या फिर अगेन शेयर जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी मर्जी से किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो अपनी मर्जी के सही वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज कर सके जो कि कंपनी को अप्रोप्रिएटली उस तरह से जो है वो चलाए। इसी तरह से मैनेजर टर्नओवर के कॉन्टेक्स्ट में भी ये है कि अगर मैनेजर टर्नओवर या मैनेजर के निकाले जाने के चांसेस हाई हो या मार्केट में बहुत ज़्यादा सारे मैनेजर निकाले जा रहे हो तो चांसेस आर के मैनेजर जो है वो शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है ताकि ऑब्वियस सी बात है कि उसको निकाला ना जा सके। इसी तरह से हम मैनेजर्स को स्टॉक ऑप्शंस की ऑफर दे सकते हैं। अब स्टॉक ऑप्शंस क्या है? हम मैनेजर्स को जो है वो शेयर ऑफर करते हैं एट द करंट मार्केट प्राइस इन द फ्यूचर। पर सिंपली अगर आज मार्केट की हमारी प्राइस जो है वो 30 है, ठीक है, तो हम अपने मैनेजर को ये कह सकते हैं कि हम आपको 5 साल के बाद 30 रुपए के शेयर जो है वो इशू करेंगे। तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर पे स्टॉक प्राइस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा ताकि 5 साल के बाद उसे जो है वो शेयर 30 रुपए के जो मिलने हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है अगर स्टॉक प्राइस उस टाइम पे ज्यादा होगी, सपोज 150 पे चली जाती है, तो 150 की चीज को 30 रुपए की उस तरह से जो है वो ले सकेगा।
इसी तरह से इफ देयर इज नो शेयर होल्डर बॉन्ड होल्डर कॉन्फ्लिक्ट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे अल्टीमेटली द थिंग इज कि जो आपके बॉन्ड होल्डर हैं ठीक है, इनको लगता ये है सिंपली, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी के रिस्क में पार्टिसिपेट नहीं करना होता। लेकिन अगर शेयर होल्डर उनके पैसे को लेके जो शेयर होल्डर्स जो आपके बॉन्ड होल्डर के पैसे को लेके किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दे जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो, तो हम ये कहते हैं कि फिर बॉन्ड होल्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है और जो वेल्थ है वो बॉन्ड होल्डर से शेयर होल्डर की तरफ ट्रांसफर कर जाते हैं। क्योंकि अगर फ़ायदा होगा तो फ़ायदा किसको होगा? वो फ़ायदा ऑब्वियस सी बात है कि शेयर होल्डर्स को होगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो नुकसान होगा, अगर इन केस नुकसान होता है, तो जो बॉन्ड होल्डर या डेट होल्डर है उनको नुकसान होने के वहाँ पे चांसेस है वो होते हैं। तो इससे बचने का तरीका अल्टीमेटली ये है कि देयर इज वन थिंग व्हिच इज रेपुटेशनल इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी है उसको फ्यूचर में फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बॉन्ड होल्डर के साथ जो है वो सही नहीं करेंगे, या बॉन्ड होल्डर के साथ को वो धोखा देंगे, या बॉन्ड होल्डर के पैसे को किसी रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनकी रेपुटेशन ख़राब होगी और उनकी जो फ्यूचर की फाइनेंसिंग नीड्स हैं, मतलब उनको फ्यूचर में पैसे चाहिए होंगे, तो पैसे जो है वो ले नहीं सकेंगे, मैं पैसे रेज नहीं कर सकेंगे, फ्यूचर डेट नहीं ले सकेंगे मार्केट से। इसी तरह से जो बॉन्ड होल्डर हैं, वो जो उनका बॉन्ड है उसमें प्रोटेक्टिव कवर्नेंट्स कवर्नेंट्स होती हैं शरायत, तो प्रोटेक्टिव कवर्नेंट्स जो है वो इंक्लूड करा सकते हैं, जो कि डेट होल्डर्स को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट बैड इंटेंट और बैड एक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स। मतलब वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि शेयर होल्डर जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, शेयर होल्डर जो है वो कितना पैसा कंपनी से निकाल सकेंगे डिविडेंड की सूरत में, शेयर होल्डर जो है वो कितनी अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे, या अपना कैश कितना अपने पास उस तरह से रखेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो शेयर होल्डर बॉन्ड होल्डर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इसको भी हम मिटिगेट कर सकते हैं थ्रू सर्टन थिंग्स। तो आइडियल सिनेरियो में ये हमारी कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से नहीं होती थी। ठीक है, और उसको मिनिमाइज करने के या कम करने के या ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं। एक तो कंपनी अगर अपनी फ्यूचर की फाइनेंसिंग नीड्स को देखे, तो वो रेपुटेशन को देखते हुए ऐसे काम नहीं करती जिससे डेट होल्डर की इंटरेस्ट पे जो है वो ज़रब आए। इसी तरह से जो डेट होल्डर हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रोटेक्टिव कवनेंट्स का इजाफा जो है वो कर सकते हैं, और वो एडिशनल सिक्योरिटी जो है उन्हें उस तरह से मिल जाती है कि कंपनी फिर कोई ऐसा एक्शन नहीं लेती जो उनके मफादात के खिलाफ हो जी। इसी तरह से अगर मार्केट्स एफिशिएंट हैं और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिवेल करती है, तो उस सूरत में भी अगेन जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्टॉक प्राइस जो है वो किसी भी कंपनी के ट्रू अफेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो प्राइस ना ज़्यादा होगी ना प्राइस कम होगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी प्राइस मैनिपुलेटेबल नहीं होगी। तो इस सूरत में हमारा जो स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन है, वो हमारा एक अप्रोप्रिएट गोल उस तरह से जो है वो बन जाएगा किसी भी कॉर्पोरेट फर्म का, जिसको देख के जज किया जा सकेगा कि कंपनी ओवर द लॉन्ग रन सही कर रही है, या वो कंपनी ओवर द लॉन्ग रन जो है वो किसी स्टेक होल्डर्स के साथ या सिंपली शेयर होल्डर्स के साथ वो किसी किस्म का धोखा वगैरह कर रही है, कंपनी की लॉन्ग रन की सिचुएशन उस तरह से अच्छी नहीं है। इसी तरह से कंपनी कैन इंश्योर कि कोई भी सोशल कॉस्ट और बेनिफिट्स जो हैं वो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये सारे का सारा अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करे जिसमें मैनेजर स्टॉक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, शेयर होल्डर बॉन्ड होल्डर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मार्केट्स एफिशिएंट हो, और कोई भी सोशल कॉस्ट या बेनिफिट एग्जिस्ट ना करता हो, तो वी कैन से कि स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव, और ये उसका बेस्ट केस सिनेरियो जो है वो होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम जनरली शेयर होल्डर्स मैनेजर की कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल से देखें, ठीक है, तो सिंपली वी जनरली एजेंसी थ्योरी ये कहती है कि जो स्टॉक होल्डर्स हैं ये प्रिंसिपल हैं और मैनेजर्स उनके जो है वो एजेंट्स हैं। तो मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर जो है उन्हें अल्टीमेटली अपने प्रिंसिपल या स्टॉक होल्डर के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन समटाइम्स होता ये है कि मैनेजर जो है वो अपने इंटरेस्ट में काम जो है वो कर रहे होते हैं, और वो स्टॉक होल्डर्स के इंटरेस्ट में उस तरह से काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्टॉक होल्डर्स जो है दे आर अज्यूम टू हैव द पावर टू डिसिप्लिन एंड रिप्लेस मैनेजर्स।
तो वो किस तरह से अपना स्टॉक होल्डर्स किस तरह से अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके 3 ब्रॉड तरीके हैं। पहला एनुअल जनरल मीटिंग है। जब सिंपली स्पीकिंग एनुअल जनरल मीटिंग में स्टॉक होल्डर्स क्या करें, वो वोटिंग करें, अपनी मर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेके आए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करे, वो शेयर होल्डर्स को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में ये देखा गया है कि ओवरऑल जो हमारे स्टॉक होल्डर्स हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने में या वहाँ पे वोटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं होते जी। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से नॉर्मल सिनेरियो में अगर आप इलेक्शन को देखें, तो इलेक्शन में अल्टीमेटली करना क्या होता है कि अवाम ने अपने नुमाइंदे चूज करने होते हैं जिनको अवाम के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है। लेकिन आप देखेंगे कि अल्टीमेटली इलेक्शन के दिनों में भी अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से, अब सिंपली 100% जो है वो अवाम वोट डालने नहीं जाती, बल्कि वोटर टर्नआउट जो है वो 30-40% उस तरह से रहता है। तो आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है, इसकी अटेंडेंस के मामला भी ऐसे हैं कि शेयर होल्डर्स जो है वो नॉर्मली उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेते। तो क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इस वजह से भी से कि एनुअल जनरल मीटिंग माइट बी एन इनफेक्टिव वे टू एक्सरसाइज शेयर होल्डर्स पावर। ठीक है। दूसरा हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और ये खुद भी नॉर्मली शेयर होल्डर होते हैं, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, दे हैव द डायरेक्ट पावर टू चेंज द मैनेजर, कि वो मैनेजर को रिप्लेस कर सकते हैं, मैनेजर को फोर्स कर सकते हैं कि वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करें। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली इशू क्या होता है, यहाँ पे इशू ये होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास ना मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मतलब एक जो डायरेक्टर है वो सपोज अगर एक कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर है तो दूसरी कंपनी के बोर्ड में भी डायरेक्टर होगा, सीईओ होगा, सीएफओ होगा, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी उस तरह से होगी। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो बहुत सारी कंपनी के बोर्ड्स में, बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि उनके पास किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता जी। ठीक हो गया। इसी तरह से बहुत सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से डायरेक्टर बैठे होते हैं उनको फंक्शनल एक्सपर्टीज उस तरह से जो है वो नहीं होती जी। लाइक सिंपली स्पीकिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये हो सकता है कि वो ऑयल एंड गैस सेक्टर का इंडिविजुअल हो और वो किसी बैंकिंग सेक्टर में क्या कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर में वो एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ठीक है। तो आप अगर सपोज इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में स्पेसिफिकली देखें तो मियां मंशा साहब जो हैं, मियां मंशा साहब का जो ग्रुप है उसमें उनके पास जो है वो बैंक्स भी हैं। मतलब उसमें सिंपली एमसीबी बैंक मियां मंशा का है, उनके पास टेक्सटाइल कंपनीज हैं, निशात मिल्स जो है उनकी है। इसी तरह से उनके पास पावर कंपनी है, निशात पावर लिमिटेड जो है उनकी कंपनी है, पाक जन कंपनी उनकी कंपनी है। ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली इसी तरह से सिक्योरिटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी उन्हीं की ग्रुप के ताल्लुक उस तरह से जो है वो रखती है। अब उनकी निशात ये जो मतलब यहाँ पे उनकी रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मियां मंशा के जो बेटे हैं कि अल्टीमेटली वो ही ये कंपनियां उस तरह से चला रहे हैं, वो ही इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे होते हैं। तो अल्टीमेटली किसी एक इंडिविजुअल को इतनी सारी कंपनियों का, इतने सारे जो मामलात का उस तरह से एक्सपर्टीज समटाइम्स नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अल्टीमेटली इसके बाद नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स आर आल्सो इनसाइडर्स। मतलब डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी में बैठे होते हैं, वो कंपनी को इन्हें वे चला रहे होते हैं। तो डायरेक्टर्स भी समटाइम्स इनसाइडर बन जाते हैं, मतलब वो भी मैनेजर्स के साथ मिलके अपने इंटरेस्ट के में काम करना शुरू कर देते हैं और वो ब्रॉड इन्वेस्टर का इंटरेस्ट उस तरह से पसी पुश डाल देते हैं जी। इसके अलावा जनरली देयर आर सर्टेन डायरेक्टर्स इनकी अपनी शेयर होल्डिंग कम होती है। ठीक है। उनको जो शेयर्स मिलते हैं वो एज ए पार्ट ऑफ देयर कंपनसेशन जो है मिल रहे होते हैं, और उनका कोई डायरेक्ट बहुत बड़ा स्टेक उस कंपनी में नहीं होता जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अल्टीमेटली अगर उनका अपना कोई डायरेक्ट बहुत बड़ा स्टेक उस कंपनी में नहीं है तो डेफिनेटली वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम फिर नहीं कर रहे होते। लास्ट हमारे पास सीईओ डुअलिटी है। अब समटाइम्स ये होता है कि आपका जो बोर्ड का चेयरमैन है वही आपका सीईओ भी होता है, मतलब कंपनी चला भी रहा हो वही होता है
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी वही हेड कर रहा होता है। तो उस सूरत में अल्टीमेटली जो पावर होती है वो आपके जो है वो सीईओ के पास चली जाती है, जो कि आपका चेयरमैन भी उस तरह से जो है वो होता है। ठीक है। तो रिसेंटली पाकिस्तान में जो है वो रूल्स उस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए हुए हैं, जिससे अब ये सीए डुअलिटी का मसला उस तरह से ख़त्म हो गया है ब्रॉडली। और इंटरनेशनली भी अब नॉर्मली ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन और सीईओ डिफरेंट लोग उस तरह से जो है वो होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसकी इनफेक्टिवनेस में ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो रोल प्ले समटाइम्स कर रहे होते हैं जी। लास्ट जो थर्ड है हमारा वो ओनरशिप स्ट्रक्चर है। ओनरशिप स्ट्रक्चर में अल्टीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटिंग राइट्स हैं दैट आर इम्पोर्टेंट। अब सिंपली स्पीकिंग, किसके पास कितनी वोटिंग पावर है, जिसकी जितनी नॉर्मली जिसकी जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वोटिंग पावर भी उसके पास उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब जिसके शेयर ज्यादा होंगे उसके वोट्स उतने ज्यादा होंगे, वो अपनी मर्जी का जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज कर सकेगा, वो अपनी मर्जी का जो है सीईओ ला सकेगा, उसकी कंपनी में ज्यादा से होगी। लेकिन अब यहाँ पे भी अल्टीमेटली ओनरशिप स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी देर आर सर्टन इश्यूज जिनको हमें जिनकी वजह से जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है। लाइक पहले पहली चीज ये है कि देर आर सर्टन इंस्टेंसेस जहाँ पे आपके ड्यूअल क्लास वोटिंग राइट्स होते हैं। ड्यूअल क्लास वोटिंग राइट से मुराद ये है कि आपके पास शेयर एक होता है लेकिन उस शेयर के अगेंस्ट वोट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है। ये समटाइम्स होता ही है कि जो आपके कंपनी के फाउंडर या प्रमोटर होते हैं वो कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहे होते हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो ऐसे शेयर इशू करते हैं जिनमें एक शेयर के अगेंस्ट एक से ज्यादा वोटिंग राइट उस तरह से जो है वो हो। तो होता क्या है कि उनकी इन्वेस्टमेंट कम होती है लेकिन उनके पास वोट्स ज्यादा होते हैं और अल्टीमेटली वो अपनी मर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस तरह से चूज करने के काबिल जो है वो हो जाते हैं जी। ठीक हो गया। इसी तरह से समटाइम्स आपका जो फाउंडर ओनर या फैमिली होल्डिंग फार्म्स हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो सीईओ होता है वो फैमिली से आता है। लाइक पाकिस्तान में जितनी भी फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जिस तरह से अभी मैंने निशात की बात की, तो निशात ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं इनको अल्टीमेटली मियां मंशा साहब के बेटे जो है उस तरह से चला रहे हैं। ठीक है। सेम इसी तरह से इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में जितने भी टाटाज हैं या इंडिया में अगेन जो अंबानी ग्रुप है उसमें जो फाउंडर है या ओनर है या उनकी फैमिली मेंबर हैं वही कंपनी का सीईओ उस तरह से होते हैं और वही कंपनी को उस तरह से चला रहे होते हैं। तो अगर सीईओ एक स्पेसिफिक फैमिली से आया है जो कि फाउंडर फैमिली है, तो सीईओ क्या होता है, वो सीईओ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, आप अल्टीमेटली उसको उस तरह से हटा नहीं सकते जी। ठीक हो गया जी। इसी तरह से आपके पास जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो कि समटाइम पैसिव होते हैं, समटाइम्स एक्टिव होते हैं। अब समटाइम्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं लार्ज बैंक्स के या इंश्योरेंस कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स जिनके काफी ज्यादा सारे इनके पास पैसे होते हैं, उन्होंने कंपनी का एक बड़ा प्रपोर्शन खरीदा होता है। समटाइम्स ये होता है कि उनके पास शेयर्स काफी ज्यादा होते हैं लेकिन वो पैसिव होते हैं क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन डिविडेंड। या समटाइम्स वो एक्टिव होते हैं। ठीक है। अगर वो एक्टिव हो तो समटाइम्स बेहतर होता है कंपनी के लिए, लेकिन अगर वो पैसिव हो और वो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स में बहुत ज्यादा जो है वो हिस्सा ना ले, तो उस सूरत में अल्टीमेटली जो रिमेनिंग आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग आपका सीईओ है, ठीक है, उसको खुल खेलने का मौका मिल जाता है और अल्टीमेटली वो कंपनी के साथ फिर अपनी मर्जी जो है वो कर रहा होता है। ठीक है। इसी तरह से आपके समटाइम्स आपके जो स्टॉक होल्डर्स हैं दे माइट हैव कंपीटिंग इश्यूज। मतलब जिस तरह से कंपनी का एम्प्लॉई है, अब कंपनी का एम्प्लॉई जो है ऑब्वियस सी बात है कंपनी के शेयर खरीद सकता है। तो उस सूरत में आपका एक स्टॉक होल्डर है जिसके कंपीटिंग इश्यूज हैं। मतलब एक तरफ से वो चाहेगा, एक बीइंग ए स्टॉक होल्डर, वो चाहेगा कि कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज को बस अप्रोप्रिएट तनख्वाह दे, कंपनी एम्प्लॉयज को बोनस ना दे। और बीइंग ए एम्प्लॉय वो चाहेगा कि कंपनी उसको उस तरह से बोनस दे। तो ओनरशिप स्ट्रक्चर भी समटाइम्स क्या कर रहा होता है, वो इश्यूज क्रिएट कर रहा होता है जो कि स्पेसिफिक नेचर के उस तरह से जो इश्यूज जो है वो होते हैं। इसके बाद आपकी कॉर्पोरेट क्रॉस होल्डिंग्स हैं। अब कॉर्पोरेट क्रॉस होल्डिंग में होता ही है कि एक कंपनी के दूसरी कंपनी में शेयर्स हैं, दूसरी के तीसरी में शेयर्स हैं और तीसरी ने पहली कंपनी खरीदी हुई है। तो इस तरह से होता है। नॉर्मली इस तरह से निशात मियां मंशा साहब की जितनी कंपनीज हैं उसमें निशात मिल्स लिमिटेड जो है वो एक मेजर शेयर होल्डर है। तो उस सूरत में भी अगर आपकी कॉर्पोरेट क्रॉस होल्डिंग्स हैं
तो फिर भी आपका पावर स्ट्रक्चर उस तरह से जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अल्टीमेटली यहाँ पे मैनेजर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ओनरशिप स्ट्रक्चर में अगर आपके पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा हैं और आप एक्टिवली इन वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए हैं, तो आप जो है वो ज़्यादा पावरफुल शेयर होल्डर होंगे का स्ट्रक्चर होगा आपका। वरना अगर ये सारे के सारे मसले आएंगे, ड्यूअल क्लास वोटिंग राइट्स होंगे, फैमिली सीईओ होगा, या पैसिव आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे, इसी तरह से आपके स्टॉक होल्डर्स विद कंपीटिंग इश्यूज होंगे, या सिंपली आपकी कॉर्पोरेट क्रॉस होल्डिंग होंगी, तो आपका मैनेजर उतना पावरफुल समटाइम्स जो है वो नहीं होगा जी। ठीक है जी। तो अगर आपके स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर्स की पावर कम है, ठीक है, तो इसका क्या, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? मतलब इसकी इम्प्लीकेशन अल्टीमेटली ये है कि आप फिर जो है वो होस्टाइल टेक ओवर नहीं हो सकता जी उसका, या सिंपली स्पीकिंग, अब आपकी कंपनी जो है उसको कोई दूसरी कंपनी एक्वायर नहीं कर सकती, आपकी कंपनी उसको फाइट करेगी, क्योंकि एक्वायर ना होना सीईओ के बेस्ट इंटरेस्ट में है। ठीक है, अगर सीईओ सिंपली स्पीकिंग, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक कंपनी आके एक्वायर करेगी आपकी कंपनी को, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, सबसे पहले वो सीईओ को ही निकालेंगे जी। तो ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स की पावर्स कम होती हैं, दे नॉर्मली फाइट होस्टाइल एक्विजिशंस। ठीक है, अब वो फाइट किस तरीके से करते हैं, समटाइम लाइक ग्रीन मेल एक तरीका है। ठीक है, इसमें होता ही है कि जो मैनेजर है वो क्या करता है, जो कंपनी आपके शेयर एक्वायर करने जा रही है, वो आप उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और हाई प्राइस पे खरीदते हैं शेयर होल्डर्स के पैसों से। मतलब मैनेजर के पास पैसा किसका है, शेयर होल्डर का। तो एक कंपनी आपको खरीदने जा रही है, आप क्या करें, आप शेयर होल्डर के पैसे को इस्तेमाल करते हुए अपने एक्वायरर के शेयर जो है वो खरीदना शुरू कर दें। इससे अब वैसी बात है कि आपका एक्वायरर आपका कंट्रोल जो है वो लेना चाह रहा है, और आप एक्वायरर का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उस सूरत में अल्टीमेटली आपको नुकसान होने का जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारा चांसेस जो है वो, इन्वेस्टर को नुकसान होने के चांसेस होते हैं, मैनेजर को तो डेफिनेटली उस तरह से नुकसान नहीं होता। दूसरा आपका गोल्डन पैराशूट्स है। समटाइम मैनेजर जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ इंक्लूड करवा लेते हैं, कर लेते हैं कि अगर उन्हें निकाला जाएगा तो उनको बहुत ढेर सारे पैसे जो है वो दिए जाएंगे। इसको हम गोल्डन पैराशूट बोलते हैं। सिंपली स्पीकिंग, व्हेन यू आर जंपिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो यू हैव ए गोल्डन पैराशूट। ठीक है, तो उस सूरत में भी अल्टीमेटली अगर कंपनी जो है वो आपको एक्वायर करने की तरफ आती है, तो उसने क्या करना है, उसने सीईओ को निकालना है। तो जब वो कंपनी सीईओ को निकालने की तरफ जाएगी, तो सीईओ को ढेर सारी कंपनसेशन देनी पड़ेगी, तो इससे एक्विजिशन महंगी हो जाएगी। तो ऐसी कंपनियां फिर क्या करती हैं, वो ऐसी एक्विजिशन पे फोकस नहीं करती। लास्ट इज द पॉइजन पिल। ठीक है जी, पॉइजन पिल भी एक स्ट्रेटजी है जिससे आप क्या करते हैं, आप अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, सिंपली एक्विजिशन का तरीका ये है कि आप एक कंपनी आपके शेयर खरीद रही है। अच्छा, कंट्रोल लेने के लिए उस कंपनी को आपके 51% शेयर चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर सस्ती कीमत पे उस तरह से जो है वो बेच देते हो। जब आप सस्ती कीमत पे उनको नए शेयर बेचते हो, मतलब पहले 100 शेयर मार्केट में थे, अब 150 शेयर मार्केट में हो जाएंगे। तो जो एक्वायरर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले 50-51 शेयर खरीदने थे, अब उसको एटलीस्ट 76 शेयर उस तरह से जो है खरीदने पड़ेंगे, ताकि जो है वो क्या हो, वो जो है वो एक्विजिशन को सक्सेसफुल कर सके, कंपनी पे अपना कंट्रोल जो है वो ले सके। तो इस सूरत में अगर आपका मैनेजर पावरफुल है, तो दे नॉर्मली फाइट हॉस्टाइल टेक ओवर, और जब वो फाइट करते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर को, तो अल्टीमेटली भी ये यहाँ पे 3-4 तरीके दिए हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिससे आप हॉस्टाइल टेक ओवर को फाइट कर सकते हैं। लेकिन इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, इससे अल्टीमेटली नुकसान शेयर होल्डर का उस तरह से हो रहा होता है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से समटाइम्स आप जो कंपनी का चार्टर होता है, ठीक है, उसमें आप एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स इंक्लूड करा देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या जी, एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स क्या हैं, आप सुपर मेजोरिटी अमेंडमेंट इंक्लूड कराते हैं। सुपर मेजोरिटी अमेंडमेंट से मुराद ये है कि अगर सिंपली आपने जो है वो कंपनी के मामलात में चेंज करनी है, तो आपको सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए जो कि 51% होती है, आपको सुपर मेजोरिटी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2/3 या 67% मेजोरिटी या उससे ज़्यादा मेजोरिटी अगर आपको चाहिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, या आपको टेक ओवर जो है वो करने के लिए,
तो इसका मतलब ये है कि पहले एक कंपनी ने 50% शेयर खरीदने थे, अब वो 67% खरीदेगी या 70% खरीदेगी शेयर या 75% खरीदेगी, तो उस सूरत में उसके लिए एक्विजिशन मुश्किल हो जाएगी जी। दूसरा जी स्टैगर्ड बोर्ड होता है। अब स्टैगर्ड बोर्ड में होता क्या है कि जैसे ही कोई कंपनी टेक ओवर करती है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी जो है वो नई एनुअल जनरल मीटिंग बुलाती है और एक साल के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर दिया जाता है। अगर आपका स्टैगर्ड बोर्ड है तो आप सारे बोर्ड को एक टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। मतलब चार्टर्ड में ये चीज होती है कि आप सारे बोर्ड को एक टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, आप बोर्ड को 2 या 3 किस्तों में चेंज करते हैं। तो होता यह है कि आपने इस साल आधा बोर्ड चेंज करेंगे, अगले साल आधा और बोर्ड चेंज करेंगे, तो इस तरह से फिर बोर्ड को चेंज करने में क्या हो जाता है, काफी ज्यादा सारा टाइम लग जाता है। तो कंपनी जो है, जो एक्वायरर है, वो इतना वेट समटाइम्स नहीं करता, क्योंकि obvious सी बात है कि उसने अपने मामला को अलाइन करना होता है, अपने मामला को चलाना होता है। तो स्टैगर्ड बोर्ड से पावर उस तरह से अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से आपके जो शेयर्स हैं वो ड्यूल क्लास शेयर्स जो है वो उस तरह से होते हैं समटाइम, जिस तरह से हमने पहले भी थोड़ी देर में बात की कि आपके कुछ शेयर्स जो है उनमें वोटिंग राइट्स ज़्यादा हैं, वो क्लास ए शेयर हैं। कुछ शेयर्स हैं जिनमें वोटिंग वोटिंग राइट जो है नॉर्मल है, वो क्लास बी शेयर है। तो क्लास ए शेयर जो है वो फाउंडर अपने पास रख लेता है, जिससे क्या होता है, उसके पास शेयर्स कम होते हैं लेकिन उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा सारी होती है। तो अगर ड्यूअल क्लास शेयर्स हैं तो ड्यूअल क्लास शेयर में क्योंकि वोटिंग राइट्स ज़्यादा होते हैं, वोटिंग राइट डिस्प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वो टेक ओवर करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और लास्टली अल्टीमेटली आपको फिर जो एक्वायर होता है, ठीक है, उसको एक्विजिशन के लिए फिर काफ़ी ज़्यादा सारा उस तरह से पे करना पड़ता है, तो फिर वो एक्विजिशन से बाज रहता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एक्विजिशन का एक थ्रेट ना हो मैनेजर्स को, ठीक है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, वो खुल खेलते हैं, वो अपनी मर्जी के मामला तो उस तरह से कंपनी जो है वो चला रहे होते हैं जी। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने डिस्कस ये किया कि स्टॉक होल्डर मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू सर्टन मींस, लेकिन उन वो जो मींस हैं वो समटाइम्स इनफेक्टिव होते हैं। दूसरी चीज हमने ये डिस्कस की कि आपकी अगर पावर, शेयर होल्डर्स की पावर कम होगी, तो उस सिलसिले में जो है वो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो क्या होंगे। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर कॉन्फ्लिक्ट है या स्टॉक होल्डर बॉन्ड होल्डर कॉन्फ्लिक्ट है। दिस इज ए पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट वेयर स्टॉक होल्डर would expropriate bondholders by implying more debt, paying more dividend, or misusing security against which loan was obtained। अब सिंपली है क्या कि स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लाइट करते हैं बॉन्ड होल्डर को। कैसे? वो ज्यादा कर्जा ले रहे हैं। मतलब मैंने आज कर्जा लिया, ठीक है, और मेरे कर्जा लेने के बाद मेरा जो डेट रेशियो है वो 50% है। जब डेट मेरे टोटल एसेट्स का 50% है, अब मैं साल बाद और कर्जा ले लेता हूँ, तो मैं साल बाद कर्जा इतना ले लेता हूँ कि मेरा डेट रेशियो जो है वो 70% पे चल जाता है। तो उस वक्त में क्या होगा, मेरे कर्जे की मिकदार बढ़ जाएगी। जब कर्जे की मिकदार बढ़ेगी तो मेरी कंपनी और ज्यादा रिस्की हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ज्यादा डिविडेंड पे करूंगा तो उससे क्या होगा, कंपनी के पास पैसे नहीं बचेंगे और कंपनी जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड होल्डर को ज्यादा पे या नहीं कर पाएगी। इसी तरह से कंपनीज जो हैं वो जो सिक्योरिटी रखी होती है, वो सिंपली मैंने कोई लैंड रखी हुई है, ये ठीक है, या सपोज मैंने कोई और प्रॉपर्टी उस तरह से मोर्टगेज के तौर पे या रहन के तौर पे रखी हुई है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप उसी प्रॉपर्टी पे एक और कर्जा ले लें, ठीक है, या उसको किसी और तरीके से मिस यूज करें। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट भी आप क्या करते हैं, आप स्टॉक होल्डर और बॉन्ड होल्डर की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। ये हो गया। अच्छा, इस कॉन्फ्लिक्ट की बेसिक नेचर ये है कि अल्टीमेटली जो स्टॉक होल्डर्स हैं दे वांट हाई रिटर्न, और बॉन्ड होल्डर वांट सिक्योरिटी, वो नहीं चाहते कि वो रिस्क लें। तो होता यह है कि जो अगर स्टॉक होल्डर बॉन्ड होल्डर से पैसे ले और उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दे जो कि हाई रिस्क प्रोजेक्ट हो, उससे क्या होगा, उससे अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो बॉन्ड होल्डर को भी कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बॉन्ड होल्डर की बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो पैसे किसको चले जाते हैं, वो शेयर होल्डर को चले जाते हैं। तो हमें कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ वेल्थ होती है फ्रॉम बॉन्ड होल्डर टू शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये 3 एवेन्यूज हैं उनके, जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट में इजाफा हो सकता है, या इस कॉन्फ्लिक्ट की नेचर में 3 चीजें हैं, या पैसे लें और उनको ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दें। दूसरा काम ये करें कि आप पैसे लें,
आप उसके बाद अगले साल और कर्जा ले लें और उससे अगले साल और कर्जा ले लें। तो जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाएंगे कंपनी का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपने जो बॉन्ड होल्डर है उसको एक फिक्स पे करना है, वो अब उसका रिस्क बढ़ता चला जा रहा है लेकिन उसको पे आप उतना ही कर रहे हैं। तो फाइनेंस का वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोर रिस्क मोर रिटर्न, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट में दिस थिंग वुड बी रॉन्ग और बॉन्ड होल्डर आपसे डिससेटिस्फाइड जो है वो होगा नहीं। फिर आप एडिशनल डिविडेंड पे कर दें या पे बैक जो है वो कर दें, ज्यादा सारे डिविडेंड पे कर दें, कंपनी के पास पैसे ही ना बचे कि कंपनी अपना इंटरेस्ट या कंपनी अपने बॉन्ड के पैसे उस तरह से वापस कर सके जी। ठीक है जी, इसकी भी दो ही रेमेडीज हैं। एक तो आप रिस्ट्रिक्टिव या प्रोटेक्टिव कवेनेंट्स यूज करें। रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स क्या करती हैं, शरायत होती हैं जो कि कंपनी को रोकती हैं सर्टन चीजों से कि कहाँ पे वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना। और प्रोटेक्टिव कवेनेंट्स वो होती हैं जो कि जो आपका बॉन्ड होल्डर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा रेपुटेशनल एस्पेक्ट है कि आपने अल्टीमेटली जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से बार बार कर्जा उस तरह से लेना होता है। तो अगर आप क्या करें, आप एक इंडिविजुअल को उस तरह से एक दफा कर्जा लेके उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट करें, उनको तंग करें, तो आपको फिर फाइनेंशियल मार्केट से बार बार कर्जा उस तरह से नहीं मिलेगा जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा जो प्रिजम्पशन है दैट इज के मार्केट जो है, मार्केट्स जो है वो एफिशिएंट हैं। अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो हमारी स्टॉक प्राइसेस हैं दीज रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटीज जो हैं दीज आर प्राइज्ड एट वट एवर वैल्यू, वो उनकी ट्रू वैल्यू है जी। तो किसी भी सिक्योरिटी की या किसी भी स्टॉक की मार्केट में ओवर प्राइसिंग या अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर एक शेयर की एक्चुअल वैल्यू 50 रुपए है तो मार्केट में भी वो 50 का ही बिक रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी अगेन बेसिक एजम्पशन ये है कि इन्वेस्टर रैशनल है और वो सारी की सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं प्राइस को डिटरमिन करने से पहले। मैं सिंपली स्पीकिंग ये थ्योरी ये कहती है, ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि मार्केट में जितने भी लोग हैं उनके पास एक जैसी इंफॉर्मेशन है। तो जब उनके पास एक जैसी इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो प्राइस निकालेंगे वो सेम होगी। ठीक हो गया। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है कि वो जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके निकालेंगे और अपने फायदे के लिए निकालेंगे तो सही एक वैल्यूएशन पे वो उस तरह से पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में इसमें इश्यूज हैं कि पहली चीज ये है कि इंफॉर्मेशन जो है या तो अवेलेबल नहीं होती या वो लेट मिलती है या समटाइम्स मार्केट में अफवाह या गलत इंफॉर्मेशन भी उस तरह से जो है वही होती है। ठीक है, तो दूसरा अगेन, इन्वेस्टर को अगर इंफॉर्मेशन मौजूद भी हो तो बड़े सारे इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो उसको प्रोसेस कर सके। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली ये है कि लोग जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं, लोग जो है वो इंफॉर्मेशन को सही तरह से प्रोसेस नहीं करते जी। तो अब यहाँ पे अगेन दो किस्म की प्रॉब्लम्स उस तरह से हैं। पहली एक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है। अब इंफॉर्मेशन दो किस्म की हो सकती है, एक पब्लिक है या प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जो इंफॉर्मेशन की अराइवल है उसमें डिले हो सकता है जी। ठीक हो गया। फर्म जो है वो, कंपनी जो है वो इंफॉर्मेशन को विद होल्ड कर सकती है, छुपा सकती है। तो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, दे डिले द बैड न्यूज। तो बुरी न्यूज को डिले करने की कोशिश करती हैं, जिससे क्या होता है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस पे आता है वो लेट आता है। तो उस सूरत में अब इन्वेस्टर्स को उसका नुकसान होता है कि एक न्यूज अगर आई है, नेगेटिव न्यूज है, तो प्राइस फौरन गिर जानी चाहिए। अगर वो किसी तरह से डिले करेंगे तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ लोगों को उससे फायदा होगा और कुछ लोगों को उससे नुकसान जो है वो हो रहा होगा। इसी तरह से इंफॉर्मेशन समटाइम्स कैन बी मिसलीडिंग। मतलब दुनिया में बड़े सारे स्कैंडल्स रहे हैं जिसमें एनरॉन और वर्ल्ड काम का जो है वर्ल्ड फेमस लेवल का स्कैंडल रहा है। ये क्या करते थे, ये अपने इन्वेस्टर को गलत इंफॉर्मेशन उस तरह से जो है वो प्रोवाइड जो है वो करते होते थे। और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यहाँ पे मसला इवन ज्यादा है कि ये कंपनियां जो है ये गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हैं और फिर यहाँ पे इनकी पकड़ उस तरह से नहीं होती जी। अच्छा, दूसरा हमारे पास मार्केट की प्रॉब्लम है। मार्केट प्रॉब्लम में समटाइम मार्केट जो है
वो इंफॉर्मेशन को सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाती। इस कॉन्टेक्स्ट में डॉट कॉम बबल है, और डॉट कॉम बबल में हुआ ये था कि सारी की सारी मार्केट जो है उसमें प्राइसेस हाई चली गई थी। ठीक है, उस जमाने में मतलब ये 1990s की बात है, इंटरनेट नया नया आया था। तो जो कंपनी भी अपने नाम के साथ डॉट कॉम लगा लेती थी या वो इंटरनेट अपनी वेबसाइट बना लेती थी, लोगों को लगता ये था, मार्केट को लगता ये था कि अब ये कंपनी पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट सेल करेगी, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती थी। लेकिन अल्टीमेटली बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि ये ट्रू नहीं है, मतलब डॉट कॉम लगाने से उस तरह से कुछ नहीं होता। तो उस फिर वो उनका कॉन्फिडेंस शेक किया, और जो प्राइसेस ऐसी कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा सारी हुई हुई थी, वो एकदम से नीचे आई, जिसको हम डॉट कॉम बबल के नाम से जानते हैं जी। ठीक हो गया। इसी तरह से समटाइम्स मार्केट जो है वो किसी एक इन्फॉर्मेशन को अंडर या ओवर रिएक्ट करती है। मतलब अंडर रिएक्ट से बात ये है कि जो जितना इम्पैक्ट आना चाहिए उतना इम्पैक्ट नहीं आता। ओवर रिएक्शन से बात ये है कि जितना इम्पैक्ट आना चाहिए उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। तो देर आर आल्सो एविडेंसेस जिसमें वो बताते हैं कि कोई न्यूज़ मार्केट में आई और उस न्यूज़ का जो है वो अंडर या ओवर रिएक्शन जो है उस तरह से हुआ। नॉर्मली जैसे कि जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसका अंडर रिएक्शन होता है, जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको लोग ओवर रिएक्ट थोड़ा सा जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद इनसाइडर्स जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान जैसे मामलात में ये काफ़ी ज़्यादा सारा है। ठीक है, पाकिस्तान के मामलात में काफ़ी ज़्यादा सारा है कि इनसाइडर्स जो हैं वो मार्केट्स को अपने मकसद, अपने बेनिफिट के लिए समटाइम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे ये है कि ब्रॉडली लोगों को नुकसान भी होता है। लाइक पाकिस्तान में जहांगीर तरीन साहब का केस है, इनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन थी कि स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने माली के नाम पे शेयर खरीद लिए, क्योंकि अगर ये अपने नाम पे शेयर खरीदते हैं तो ये कंपनी के सीईओ डायरेक्टर थे, इनको बताना पड़ना था कि वो शेयर कितने खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं और इसका पर्पस क्या है। तो उन्होंने अपने माली के नाम से जो है वो शेयर खरीद लिए। तो माली, और बाद में जब प्राइस बढ़ी तो वो महंगे करके जो है वो शेयर बेच दिए, और इनको काफी ज्यादा सारा मुनाफा हो गया जी। ठीक है, इसी तरह से रिसेंटली गेम स्टॉप का सीन जो है वो आया था। तो गेम स्टॉप में भी अगेन हुआ यह था कि प्राइसेस जो है वो आर्टिफिशियली उस तरह से हाई जो है वो हो गई थी एक गेम स्टॉप की, क्योंकि जो गेमर थे वो इसकी प्राइस को गिरने नहीं देना चाह रहे थे, और वो सारे के सारे मिलके जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हेज फंड हैं स्पेसिफिकली, उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, जो कि उन्हें काफी ज्यादा सारा हुआ भी सही। तो दो किस्म की इश्यूज या दो किस्म की मसले हो सकते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है कि इंफॉर्मेशन जो है वो सही आती नहीं है, लेट आती है। दूसरा मार्केट प्रॉब्लम है कि अगर इंफॉर्मेशन आ भी जाए तो मार्केट समटाइम उसको सही प्रोसेस नहीं करती, समटाइम उसका सही रिएक्शन नहीं देती। ठीक है, और समटाइम ये है कि जो इनसाइडर्स हैं, ठीक है, वो मार्केट को किसी तरह से बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। अच्छा, अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी है, इसके अगेंस्ट एक डोमेन है बिहेवियरल फाइनेंस। तो बिहेवियरल फाइनेंस ये कहती है कि बेसिकली लोग ना उतने रैशनल नहीं है, या लोगों को सही तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकते लोग, क्योंकि समटाइम्स उनके ना बिहेवियरल बायसेस होते हैं, उनका बिहेवियर उनके आड़े आ जाता है। मतलब लोगों का बिहेवियर, मूड, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये उनके उनकी जजमेंट को और उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्राइस जो है मार्केट में डेविएट थोड़ी सी उस तरह से कर जाती है अपनी ट्रू वैल्यू से। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो बायसेस, जो फेमस बायसेस हैं, उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस है। अब ओवर कॉन्फिडेंस में पीपल आर ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ अबाउट देयर एबिलिटीज। मतलब उन्हें लगता है कि देयर जजमेंट इज राइट। ठीक है, या उनकी कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं और जो बात वो कह रहे हैं वो सही है। तो दे समटाइम्स आर ओवर कॉन्फिडेंट कि उन्होंने अगर एस्टिमेट किया है कि प्राइस जो है वो 210 से 220 पे चली जाएगी, ठीक है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस उस तरह से शो होता है जी वहाँ पे। इसी तरह से हमारा दूसरा ऑप्टिमिज्म है। तो समटाइम पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर एबिलिटीज कि हम जो है मामलात को सही कर लेंगे, या हम बहुत ज़्यादा मुनाफा उस तरह से मार्केट से कमा लेंगे जी। तो इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन बायस है। रिप्रेजेंटेशन बायस इज सिंपली द बायस कि लोग चीज़ों को क्लासिफाई किस तरह से करते हैं, मतलब चीज़ों को किस तरह से रिप्रेजेंट जो है वो कराते हैं। मतलब सपोज अगर पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में मंडे को जो है वो प्राइस उस तरह से जो है वो बढ़ी और ट्यूसडे को जो है वो कम हुई, तो व्हाट पीपल वुड थिंक, पीपल वुड क्लासिफाई इट एज एन इवेंट, और वो क्या करेंगे, सब्सीक्वेंटली भी इसी पैटर्न को ढूंढते रहेंगे।
इसके बाद ये लोग समटाइम्स कंजर्वेटिव होते हैं और वो अपने जो प्रायर बिलीफ है उसको ज्यादा उस तरह से जो है वो वेट देते हैं। मतलब अगर लोगों को ये लगता है कि जी निषाद मिल जो है ये बड़ा अच्छा कमाएगी, ठीक है, तो ये उनका प्री कंसेप्शन या बिलीफ है, ठीक है, तो वो इसको बिलीफ को उस तरह से नहीं छोड़ते जी नॉर्मली, ठीक है। फिर समटाइम पीपल डू एंकरिंग, ठीक है। एंकरिंग से मुराद ये है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, वो बस जो पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ पहुंचती है ना उसकी बेस पे डिसीजन लेके इन्वेस्ट जो है वो कर देते हैं। और लास्ट इज अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस सिंपली इज कि आप अपनी जो रीसेंट इवेंट है, जो कल हुआ है, जो पिछले हफ्ते हुआ है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हो, उसकी बेस पे फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हो। टेक्निकली ये सारे के सारे बायसेस हैं, और ये बायसेस जो हैं वो ये बहुत मतलब अल्टीमेटली इसके अलावा भी बायसेस हैं, लेकिन ये हमारी जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है उसको मुतासिर करते हैं, और हमारे इन्वेस्टर का मूड उस तरह से मुतासिर जो होता है। और अगर इन्वेस्टर का मूड मुतासिर होगा तो वो सही डिसीजन नहीं लेगा, वो सही डिसीजन नहीं लेगा तो प्राइस अपने एक्चुअल लेवल से डेविएट करेगी, और हमारी मार्केट्स फिर एफिशिएंट नहीं रहेंगे जी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फर्म की अब वैसी बात है कि सोसाइटी के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि अब यहाँ पे इट्स वेरी इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, क्योंकि हमारी सोशल कॉस्ट जो है उसको हम फर्म को चार्ज समटाइम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि सोशल कॉस्ट से मुराद जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारी कॉस्ट उसमें जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, सोशल कॉस्ट इज सपोज अगर कंपनी किसी के साथ बैड बिहेव करती है या गुड बिहेव करती है, तो इसको हम डायरेक्टली उस तरह से चार्ज जो है वो नहीं कर सकते। कंपनी अगर पोल्यूशन फैलाती है, ठीक है, ये भी सोशल कॉस्ट है, तो समटाइम्स हम ऐसी कॉस्ट को कंपनी के अकाउंट में से माइनस नहीं कर सकते जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो एथिसिस्ट है ना, जो एथिकल पर्सपेक्टिव के लोग हैं, दे से कि फर्म अगर अपनी सोशल इम्पैक्ट या सोशल कॉस्ट के बारे में अवेयर है ना, ठीक है, तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना, इट शुड बी सब लिमिटेड टू सोसाइटल इंटरेस्ट। ठीक है, कि अगर कंपनी को पता है कि उसकी सोशल कॉस्ट क्या है, वो अवेयर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सोसाइटल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ही कंपनी फिर वेल्थ मैक्सिमाइज करेगी। लेकिन समटाइम्स होता क्या है, समटाइम्स ये है कि लोगों को पता नहीं होता, या कंपनीज को उस तरह से पता नहीं होता। अगर कंपनी को नहीं पता हो कि सोसाइटल कॉस्ट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी जो है फिर उनको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। लाइक जैसे कोविड-19 आया, तो कोविड-19 में हर कंपनी ने दौड़ के क्या कोशिश की, सबने ये कोशिश की कि वो इसका क्योर ढूंढ लें। ठीक है, अब उसमें डेफिनेटली नुकसान भी हुए। ठीक है, उसमें स्टार्ट में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें लोगों को, जानवरों को, बड़ी सारी चीज़ों को नुकसान हुआ, लेकिन एवरी कंपनी वाज रशिंग टू मेक अ क्योर, क्योंकि जो कंपनी जो है वो वैक्सीन बना लेती पहले, उस कंपनी की वो वैक्सीन बिकनी थी और उनको बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो होना था। ठीक है, इसी तरह से अब सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पीआईए को देखें, तो पीआईए पाकिस्तान में ओवर स्टाफ्ड है। तो अगर हम जो है वो इनके स्टाफ को, एडिशनल स्टाफ को ले ऑफ कर दें, निकाल दें, तो वो सोसाइटी के लिए जो है वो उस तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कंपनी जो है वो अगर इन लोगों को नहीं निकालती, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीए को के फिर नुकसानात क्या होंगे, वो जारी रहेंगे जी। तो इट बेसिकली इज कॉम्प्लेक्स कि फर्म सोसाइटी से किस तरह से इंटरेक्ट करती है, लेकिन अगर एक फर्म सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करती है तो मामला जो है वो सही आपके उस तरह से जो है वो रहते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो मैनेजर्स हमारे सेंट्रल स्टेज पे होते हैं। तो मैनेजर्स ने स्टॉक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना है, बॉन्ड होल्डर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना है, फाइनेंशियल मार्केट के साथ मामलात को मैनेज करना है, और सोसाइटी के साथ भी कंपनी मामलात को मैनेज करना है। तो अगर कंपनी, अगर मैनेजर्स ये सारे मामलात को मैनेज कर लेता है, तो स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन इज एन ऑप्टिमल गोल। लेकिन जनरली इन सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल काम है जी। थैंक यू वेरी मच। ये आपका सेकंड चैप्टर जो है दैट इज कंक्लूडेड। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह यहाँ तक आपका जो है वो शामिल है जी। थैंक यू।